हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी हैप्पी। तो आप इंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को। आज हम पढ़ने जाएंगे अभ्यास, क्योंकि इसके पहले मैंने सब सूत्र को बता दिया है। और जो इसके न्यूमेरिकल हैं 2, 4 उसके न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन को मैंने उसमें बताया है किस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछेगा, तो उन सब के बारे में बता दिया है। आज हम अभ्यास को स्टार्ट करेंगे। 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणन ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड जब पूछेगा तो आप जान लीजिएगा किसके बारे में बात कर रहा है, वृक्ष विधि के बारे में बात कर रहा है। किस विधि के बारे में? तो वृक्ष विधि के बारे में, ट्री मेथड के बारे में, ट्री मेथड के बारे में पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 140 का, तो ट्री मेथड के माध्यम से पहला क्वेश्चन है हम लोगों का 140 हल 1 0। देखो 2 से कट जाएगा, 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 एकम 7। 140 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, यही होगा इसका आंसर। समझ में गया? 140 किससे किससे कटेगा? 2 से। तो कितने बार में? 70 बार में। और 170 है किससे कटेगा? 2 से कटेगा 35 बार में। 35 किससे कटेगा? 5 से कटेगा 7 बार में। 7 किससे कटेगा? 7 से कटेगा। हो गया। अब इसका पहला क्वेश्चन कर दिए हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन, मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 क्वेश्चन अपने मन से कीजिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन अपने मन से करेंगे तो आपको अभ्यास होगा, लगाने को आप सीखेंगे। और इससे कई बुक लेकर आप उस क्वेश्चन को लगाइए, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ आए तब तक लगाइए, और कई बुकों से लगाइए। देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है अपना, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 156। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 किस नंबर में कटेगा? 2 से कटेगा, क्योंकि आप सम संख्या है। 2 7 14, 2 8 16, फिर सम संख्या बेटा गया। 2 से काटो, 2 3 6, 2 9 18, विषम संख्या। 3 से काटो, 3 1 3, 3 3 की 9। अब यहीं पे अब 13 किससे विभाजित? 1 से। हो गया। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, यह होगा इसका आंसर। देखो ये इसको लेते हैं। ओके, तो 156 हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अपना 38 25, यानी 3825। तीसरा पूछ रहा है 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो किससे कटेगा? 5 2 7, 7 3 10 8 18, 5 2 7, 7 3 10 8 18। तो 18 3 के पारा में आता है। 18 एक जगह 3 से विभाज्य हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 गुना 6, 3 गुना 6 2, 3 7 21, 3 5 15, 7 1 8, 8 2 9, सॉरी 8 2 10, 5 15। ये नहीं शायद कटेगा, ये नहीं, ये भी कट जाएगा। 15, हाँ 15 आता है पारा में, 15 कट जाएगा। 15 तो 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 3 5 15, 4 2 6, 6 5 11। ये नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा? ये कटेगा 5 से काटो, 5 चौको 20, 2 इधर, 5 5 25, 5 9 45, 5 9 45, सॉरी
इसको जब भाग देंगे 425, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अरे यार यहाँ मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन सही है अपना, 8 रहेगा ना, 5 से काटे, 5 एक कम 5, 4, 5 9 45, 19 किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, यानी 3825 का होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 19 इंटू 1, आपका ये आंसर होगा 3 मेथड का, यही आंसर होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 5 इंटू 17, 5 इंटू 5 इंटू 17, समझ गया। तो हो गया 3 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 होता है, सॉरी 5 सत्ते 35 कंफर्म हो गया, यहाँ पे 17 रहेगा। ओके, तो तीसरा कर दिए गए, चौथा और पांचवा आप करके लाइएगा, करिएगा अपने मन से, होगा। अब क्वेश्चन होगा पूरा, अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए तब। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याएं यानी दो संख्या जो है a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब इसको जांच भी करना है, तो जांच हम लोग कर लेंगे। तो चले क्वेश्चन, इसमें भी मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 1 क्वेश्चन अपने मन से करेंगे, जितना अपने मन से करेंगे उतना आएगा, सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपको नहीं समझ में आएगा, आप अपने मन से करेंगे तभी समझ में आएगा। ये 2 क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आप हल कीजिए, इसी के आधार पे ये क्वेश्चन है, अपने मन से वैल्यू पुट करके करेंगे तो आएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपने मन से करेंगे तो प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है अपने मन से, एक क्वेश्चन बताए हैं जो उनके मन से, मैंने एक क्वेश्चन अपने मन से किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैथ का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आप जब लगाएंगे तो जब तक आंसर आएगा तब तक आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन का पहला 26 और 91, 26 और 91, इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, क्या एचसीएफ निकाल लेते हैं 26 और 91 का। 26 का निकालेंगे तो 2 कम 2, 2 3 6, 13 का 13, 91 का निकाल लेते हैं, तो 91 का निकालो, 13 सत्ते 91 होता है ना, तो 13 सत्ते 91, 26 और 91 एलसीएम है ना, तो 2 इंटू 1 बराबर 7 इंटू 13 इंटू 1 और 13, अर्थात एचसीएफ बराबर 13 इंटू 1 बराबर 13, समझ में गया, एचसीएफ बराबर 13। अब कह रहा है एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों निकालना है, एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों निकालना है, एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों निकालना है। तो एचसीएफ तो ज्ञात हो गया, एचसीएफ तो ज्ञात हो गया, लेकिन हमारा जो है एलसीएम नहीं ज्ञात हुआ है। तो इसके लिए मैंने बहुत आपको सूत्र बताया है, आपको अगर नहीं वो सूत्र याद है तो आप मेरे बाद जो एक वीडियो मैंने डाला है लेक्चर 2 का, उसमें आप जाके देख सकते हैं, वह वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो का पहले देख लेंगे, उसके बाद इस प्रश्नावली करेंगे तो मुझे ये चैप्टर आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब क्वेश्चन लगा लेंगे, उम्मीद है, क्योंकि मैंने उसमें पूरा डिक्लेयरी पूरा आपको सूत्र और ट्री मेथड के बारे में बताया और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में बताया है। और मैं इस चैप्टर को इसलिए इस तरह लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस पूरे रूल को मैंने आपको वीडियो बना दिया है, इसीलिए मैं आपको सूत्र सीधा रख रहा हूँ। तो सूत्र आपका होता है एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम बराबर होता है a इंटू बी अपॉन
HCF। एक बार और बता दे रहा हूँ, ए और बी क्या है? ए होता है हम लोगों का पहली संख्या और बी होता है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या जो ये होता है और दूसरी संख्या ये होता है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम तथा एचसीएफ के रूप का होता है। तो एलसीएम वो दो संख्या क्या होंगे? ए और बी मान लेंगे ए और बी है। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप ए और बी की जगह कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपकी जो मैथ के बुक में जो दिया है ए और बी अधिकतर यही माना गया है, इसलिए मैं भी यही मान रहा हूँ। तो ये मान लीजिए ए और बी है, तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम लोग भर रहे हैं। तो चलिए इस वैल्यू को भरते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर होता है, लिखवा दिए हैं, तो एलसीएम बराबर 26 × 91। और एलसीएम कितना है अपना? एलसीएम आया एचसीएफ आया अपना 13 × 91, 7 छके 42, 4 दूनी 14, 14 4 182, 14 4 18, 182। इसका आंसर आएगा 182। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना 510 और 92। तो 510 का एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकाल लेते हैं। 510 का 2 से डिवाइड है ना, 2 दूना 4, 1 इधर गया, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 5 5 10 12, 3 से कटेगा 3 7 सॉरी 3 8 है 24 और 3 पचे 15, 13 ही नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 3 5 7 35, 17 एक 17। तो कितना आया? 510 का आएगा 2 × 3 × 5 × 17 × 1। और 92 का कितना आएगा? 92 का चलते हैं निकाल लेते हैं। आप इधर साइड में निकालिएगा 92 का। 92, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 × 23, 2 × 2 × 2 × 23 × 1 1 2, अर्थात एचसीएफ जो होगा अपना 2 होगा, 2 × 1 होगा अर्थात 2 होगा। एचसीएफ आपका 2 होगा। तो एलसीएम के लिए वही सूत्र, एलसीएम के लिए वही सूत्र, और यहाँ पे एलसीएम का सूत्र वहां पे लगा के इसको निकाल लेते हैं। तो एलसीएम का सूत्र आप लगाओ। एलसीएम बराबर क्या होता है? ए × बी अपन एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर 510 × 92 अपन 2। काटो इसको, 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 510 में 46 का गुणा कर दो, गुणा करो, 6 0 0, 6 कम 6 6 5 30, 4 0 0, 4 1 4 4, 5 चौको 20, 6 4 3 2, अर्थात एलसीएम बराबर होगा आपका 23460। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो याद देखिए, तो इस 2 क्वेश्चन के बारे में मैं बता दिया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 1 क्वेश्चन अपने मन से कीजिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 2 करवाया था, 3 करवाया था, 2 करना था आपको। दूसरे क्वेश्चन में 2 करवाया है और 1 करना, आपको 1 करना है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरे क्वेश्चन में भी मैं 2 करवाऊंगा, 1 होमवर्क रहेगा आपका। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप जितने अपने मन से करें उतने आपका जो आपका बुद्धि है वो बढ़े, आपका विकसित हो। लेकिन देखो इसमें 3 क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 12, 15 और 21। तो देखो जो मैंने ये सूत्र बताया है, क्योंकि 2 संख्याओं के लिए बताया है, क्योंकि मान लीजिए 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ पूछता, तो आप कौन सी मेथड लगाते हैं? एलसीएम जब और एचसीएफ पूछता
तो आप एलसीएम एचसीएफ निकाल के एलसीएम इंटू ए अपॉन बी अपॉन एचसीएफ कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। लेकिन आपको जो 3 दिया है 12 और 12 15 और 21 दिया है, इसमें 3 अंक है, तो इसमें आप कुछ नहीं करना है, हम बताएंगे आपको, अलग अलग निकाल देना है, ये इजी है। और उसमें जो क्वेश्चन था एलसीएम जो दूसरे क्वेश्चन में बताया है उसको सिद्ध करने के लिए आपको यही होगा ए इंटू बी को गुणा कर दीजिएगा, यानी एलसीएम जितना आया है और एचसीएफ जितना आया है उन दोनों को गुणा कर देंगे तो एलसीएम और एचसीएफ का मान निकल जाएगा। ओके, तो इन दोनों को हम चलते इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो तीसरा का पहला 12 15 और 21 निकालो। 12 का 2 छके 12 2 तिहाई 6 3 एकम 3। 15 का निकालो 3 पचे 15 5 एकम 5। 21 का निकालो 3 सते 21 7 एकम 7। हो गया 12 15 21। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 5 इंटू 1 और 3 इंटू 7 इंटू 1 हो गया। देखो 3 3 3, यानी एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ जो होगा अपना 3 होगा, एचसीएफ जो होगा आपका 3 होगा। अब देखो 3 एलसीएम निकालना है भाई, 3 अंक है उसमें एलसीएम आपको निकालने के लिए 2 अंक रहता तो यहाँ पे ए इंटू बी अपन एचसीएफ कर देते तो आपका मान आ जाता, लेकिन 3 अंक दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ जो कॉमन लिए है उसको आपको, आपका एचसीएफ कितना है 3 आया है ना, उसको एलसीएम आपको 3 मान लेना, क्योंकि 3 जो दिया है, जो तीनों जिसमें जितना कॉमन रहेगा उतना लिख लेंगे। जैसे मान लो इस एलसीएम में यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए, मतलब सॉरी यहाँ पे 3 जो एचसीएफ आपका था 3 लिए थे ना, तो एचसीएफ में जब इसका मान 3 होगा तो एलसीएम मान भी इसका 3 होगा, एचसीएफ मान जब इसका 3 होगा तो एलसीएम मान भी इसका 3 होगा। अब देखो कौन कौन सा अंक बच रहा है, 2 इंटू 2 बच रहा है ना, 5 इंटू 7 ये अंक बच रहा है, तो एलसीएम आपका इतना आ जाएगा और एचसीएफ आपका इतना आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू 3 दूना 6, 6 दूनी 12 पचे 60, 60 सते 420, 420 60 सते 7 6 के 42 420 आंसर। क्यों, क्योंकि देखो एचसीएफ में हम क्या माने, इस 3 ये 3 और ये 3 आया है ना, तो एचसीएफ हम लोग का इतना हो गया है, एचसीएफ हम लोग का 3 हो गया है। लेकिन एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो जब इसका मान जब एक, इसका जब इन सब का मान जब एक रख लिए हैं, मतलब इनका जब मान जब ये और ये मिलकर 3 बना दे रहा है, एक 3 का आविष्कार कर दे रहा है, जब ये 3 आ जा रहा है तो इस तीनों का मान एक ही रखेंगे, यानी 3 रखेंगे। इन जो तीन खंड में दिया है इसको 3 ही रखेंगे, यानी एचसीएफ में जो होगा एलसीएम होगा इसको 3 ही रखेंगे। ये नहीं कि 3 इंटू 3 इंटू 3, नहीं 3 रखेंगे कभी भी। सदैव जितना मान जब तीनों में कॉमन जब इसका लेकर एचसीएफ निकाल रहा है तो उसका भी एलसीएम में उसका उतना ही मान रहेगा। ओके, अब देखो अब बच रहा है 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, और एक का गुणा करेगा तो एक उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तीसरा का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है 17 और 23 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। 17 23 और 29 का, तो 17 का निकाल लेते हैं भाई। 17 का कोई तो होगा नहीं, 17 का 17 ही होता है, 17 का 17 ही होता है, 23 का भी 23 होता है। ओके, 29 का भी 29 होता है। ये तो इजली आप तो निकाल देंगे। देखो 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1, इसमें कौन सा का मान है 1,
तो एचसीएफ बराबर कितना होगा 1, एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। ओके, अब इतना आ गया, इन सबको गुणा कर दो। 17 में 23 का गुणा करो, 17 में 23 का गुणा करो, 7 की 21, 3 एकम 3 दू 5, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 है 3, 5 4 9 3। अब देखो 391 में 29 का गुणा करो, 9 एक का 9, 9 81, 9 3 27, 9 3 27 और 8 27 8 होगा आपका 35, 27 8 35, 2 एक कम 2 9 2 18, सॉरी 2 एक कम 2 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 8 5 12, 8 5 13, 7 3 10 1 11, यानी 11 33 और 11 33 9। एलसीएफ होगा अपना 1 और एलसीएम होगा 11 33 9। ये दोनों आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन जो है 8 9 और 25, वो सबसे इजी ये क्वेश्चन है, उसको आप कर लेंगे। और हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, आप उसको कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से एक दो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम के लिए एक मैंने क्वेश्चन बताया था, वो श्योर है आ सकता है, हर बार वो आता है, लेकिन इस बार नहीं आया था। यानी अगले बार आया था वो क्वेश्चन, लेकिन इस बार नहीं आया। लेकिन इस बार जो पेपर वो नहीं आया, लेकिन जो इस बार होगा हम लोग के बेर, आप लोग को जो पेपर देंगे फरवरी में 2024 में, उस पेपर में आएगा, है ना। 2023 में नहीं आया था, 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें नहीं आया था, लेकिन 2024 में आएगा वो एग्जाम में। तो चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम आपका कितना, सॉरी एचसीएफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ बराबर 657 बराबर 9 है। तो एलसीएम बराबर 306 कामा 657 है बराबर। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ आपको इतना दिया, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन उतना हाई भी नहीं है, जल्दी बता देते हैं। यानी जो आपका एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, इतना दिया है 9 दिया है। एलसीएम बराबर कितना दिया है 9 दिया है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे हल डाल के, एचसीएफ बराबर कितना दिया आपको 9 दिया है, और एलसीएम बराबर क्या दिया है ज्ञात करना है। माना पहली संख्या पुस्तक में करके लिख लीजिएगा। ए बराबर पहली संख्या पुस्तक कर लीजिएगा। ए बराबर 306। माना दूसरी संख्या, पुस्तक में बी करके लिख लीजिएगा 657। पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गया ना। एलसीएम ज्ञात करना, सूत्र वही लगा दिया, एलसीएम अपॉन ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ, सूत्र फार्मूला। एलसीएम ज्ञात करना है, ए दिया 306, बी दिया इतना, और एचसीएफ दिया है इतना। आपको इसमें क्या नहीं समझना है, इसमें आपको सब समझना है, क्योंकि इसमें सबका मान मैंने बता दिया है। इस जो सूत्र में रखना है सबका मान बता दिया है। देखो
एचसीएफ बराबर बता दिया है, एलसीएम बराबर ज्ञात करना है, पहली संख्या ए बराबर बता दिया है और दूसरी संख्या बी बराबर बता दिया। बस आपको वैल्यू यहाँ पे सूत्र रखना है और इस पर क्वेश्चन लगाना है, बस आसान सा लग जाएगा। और अब इसको काटिए, 9 से काटिए, 9 एकम 9, देखो काटिए, 9 सते 63, 63, 9 सते 63, 2 9 3 27, इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, यहाँ पे बगल में 306 और 73 में 36, 18, 3 3 की 9, 7 छके 42, 8 छके 42, 7 की 21, 8 3 13, 13 2 2 22 33 8, 22 33 8, 22 33 8, ये बता रहे हैं। आप लिखिएगा एलसीएम बराबर कितना आ गया, 22 33 8, आंसर ओके, एक बार में कटा है, आंसर हो गया। तो बोला था आपको कि एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है, तो सॉरी एचसीएफ बराबर 9 है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम मैंने एचसीएफ आपको दिया था, एलसीएम मैंने ज्ञात करा दिया। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन पे देखिए, एक क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दिया है, वो क्वेश्चन मैं उस क्वेश्चन को बाहर से बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन शायद चित्रा प्रकाशन के बुक में दिया होगा या नहीं भी दिया होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ। देखो, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर ए क्यू और वाई स्क्वायर तथा b बराबर x और वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ y अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ a और b बराबर क्या होगा, ज्ञात करें। एचसीएफ a और b बराबर क्या है, यानी एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखो, एचसीएफ और एलसीएम दोनों में ज्ञात करवा, यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात, पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, उस त्रुटियों को पूरे पहले लिख लो। पहले दे रहा है वाई बराबर, ए बराबर कितना दे रहा है, ए बराबर हम लोग का दे रहा है ए क्यू और वाई क्यू, और बी बराबर कितना दे रहा है, एक्स और वाई। अच्छा, हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स एक्स वाई वाई, बी को कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई वाई और वाई। तो एचसीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई और वाई, वाई इंटू वाई, तो एचसीएफ बराबर एक्स वाई स्क्वायर, एचसीएफ बराबर एक्स वाई स्क्वायर, एचसीएफ बराबर आ गया। एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम नहीं दे रहा है, यहाँ पे एलसीएम भी ज्ञात करा दे रहा है, एलसीएम भी ज्ञात करा रहे हैं। एलसीएम बराबर ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ, तो एलसीएम बराबर ए का मान कितना दिया है, एक्स क्यू और वाई स्क्वायर, बी का मान, और यहाँ पे काटो, इससे काटोगे तो कितना बचेगा, एक वाई बस बचेगा, एक्स एक्स कट गया, वाई यानी वाई बचेगा, यानी एक्स क्यू और वाई क्यू इसका आंसर होगा, एक्स क्यू और वाई क्यू इसका आंसर होगा। एलसीएम बराबर एक्स क्यू वाई क्यू और एचसीएफ बराबर एक्स वाई स्क्वायर, यानी ये भी एक आंसर है और ये भी एक आंसर है, दोनों आ गया। अब चलते हैं हम अपने अभ्यास क्वेश्चन में। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो ना, देखो 6n दिया है ना, 6n,
6वां क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6n 0 पर तभी समाप्त होगी, किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6n 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड में कभी भी कहीं भी ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो कभी भी आप ये लिखिएगा कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा। 5 नहीं आएगा तो अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चलते हैं 6n के बारे में लिखते हैं। तो 6n बराबर 2 × 3n, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी आंसर में आप लिखिएगा कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा। अतः 6n बराबर ये लिखिएगा, अतः कि 6n में जिसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं आया अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, चलते हैं अब 6वां क्वेश्चन पर। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए इसको बताते हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो ज्ञात करते हैं इसको। 6वां 13 × 11 × 13 × 13 और दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5। तो हम पहला निकाल लेते हैं। कौन सा? पहला निकाल लेते हैं। इसमें 13, इसमें पहला इसको मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। तो इस पहला को हल कर लेते हैं। 7 × 11 × 13 × 13, इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 7 × 13 × 1 × 1, ये बचेगा 1 × 1। इसको 7 × 11 + 1 तो 13 × 11 में 1 जोड़ेंगे, 11 7 77 + 1 यानी 11 × 78। इसका 13 में 78 का गुणा करेंगे, गुणा कीजिए। 8 त्रिके 24 2, 7 त्रिके 21 2 23, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 4 11, 7 2 9 1 10, 1014। अब क्या कीजिए, ये आ गया ना। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। इसका निकाल दिया ना। अब इसका 1014 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 1014 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से काटिए, 2 5 10, 0 2 7 14, 7 5 12, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 2, 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 छक्के 18 और 3 7 21, सॉरी 3 7 21, यहाँ पे 3 7 21 होगा, यहाँ पे 27 ना है, 3 9 27 होगा। अब 13 से काटिए। 13 में 13 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, 13 में 1 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। यानी 1014 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 3 × 13, 13 × 13 × 1, यही होगा।
इसका पहला का भी निकला है, पहला का निकला। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अब इसका निकाल लेते हैं और दूसरा का इसका निकाल लेते हैं। अब इसके बाद से दूसरा का निकाल लेंगे और देखेंगे किससे भाज्य है। तो यह संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें दो से अधिक गुणनखंड, जैसे मान लो इसमें यह याद करना है कि ये दोनों संख्या भाज्य है या अभाज्य है, यानी भाज्य है तो क्यों। तो भाज्य, ये दोनों भाज्य है जिस क्वेश्चन में बता दिया, लेकिन भाज्य है तो क्यों है। तो भाज्य संख्या पढ़े आप लोग ना, भाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो अब भाज्य संख्या होते हैं। तो लिखिएगा इसमें, इसका आ गया ना इतना, इसका इतना आ गया है, तो लिखिएगा कि अतः ये संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड दो या दो से अधिक होते हैं, यानी पहला भाज्य संख्या है। अब इसको देखते हैं, यानी पहला जांच हो गया कि ये भाज्य संख्या, पहला प्रूव्ड हो गया कि ये भाज्य संख्या है, कि ये भाज्य है। लेकिन अब दूसरा देखते हैं कि क्या होगा, दूसरा देखते हैं कि क्या होगा। पहला हो गया, ले लेते हैं। यहाँ देखिए, इन सबको गुणा कर लेते हैं। 7 छके 42, 7 छके 42 में एक गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 से कम 24 प्लस 1, इन दोनों का गुणा कर लो। इन दोनों का गुणा करोगे 42 में 24 का गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 10 10। अब देखो 5 इंटू 1009, इन सब इन दोनों का गुणा करो। 5 9 45, 4 5 0 5 एकम 5, यानी 5045, 5045। अब 5045 का गुणा अभाज्य क्या कहते हैं, गुणा एचसीएफ निकालते हैं, देखते हैं आता है। अगर इससे इसके एचसीएफ में दो या दो से इसका अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो इसका जब दो या दो से अधिक गुणनखंड होगा तो ये भी भाज्य होगा। तो इसका गुणनखंड करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 0 5 9 45, 5 9 45, यहाँ पे बहुत 0 लगेगा। अब ये जो होगा 9 1 10, ये किसी से नहीं कटेगा, 1009 से कटेगा। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कि 545 का यहाँ पे कर लेना 5 इंटू 1009 इंटू 1, यानी इस ये भी भाज्य संख्या। इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा अतः ये संख्या, इस संख्या का भाज्य गुणनखंड दो या दो से अधिक है, अतः यह संख्या भी भाज्य है। इन दोनों को हम लोग को प्रूफ करना था, हम लोग दोनों प्रूफ कर दिए कि संख्या भाज्य है। तो क्यों है, तो क्यों है तो बता दिए हम लोग रीजन, क्योंकि इसके दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या भाज्य है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट इन फर्स्ट क्वेश्चन पर, किसी 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन पर, 7वां क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पत्थर है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट